बीए थर्ड ईयर में अरस्तु के राज्य का वर्गीकरण हम बता रहे हैं। अरस्तु जो कि संविधानवाद का जनक है, जो कि राज्यों के वर्गीकरण का एक तरीका से जनक है। आज जितने भी विद्वान हुए जिन्होंने राज्य का संविधानों का जो वर्गीकरण किया है, विभाजन किया है, उसको बहुत कुछ हम आधार माने तो अरस्तु आधार है। अरस्तु को आधार मान करके आज के वैज्ञानिकों ने, राजनीति शास्त्रियों ने संविधानों को बांटा है, वर्गीकरण किया है। तो यहाँ हम अरस्तु के वर्गीकरण को देख रहे थे और उसमें हमने पहले ये भी बताया था कि अरस्तु ने राज्यों को संख्या के आधार पर बांटा और उद्देश्य के आधार पर बांटा है। संख्या के आधार पर एक ही व्यक्ति का शासन राजतंत्र है, कुछ व्यक्तियों का शासन अल्पतंत्र है और बहुत सारे व्यक्तियों का शासन बहुतंत्र के रूप में उसको जाना है। जब बहुत सारे व्यक्ति जब शासन करेंगे तो उसको अरस्तु ने पॉलिटी नाम दिया है, बहुतंत्रवाद कहा है। और जब उसका रूप विकृत होता है तो उसको अरस्तु ने नाम दिया है एक भीड़ तंत्र, हुजूम शाही नाम दिया है, भीड़ तंत्र। आज जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं उसको अरस्तु ने एक भीड़ तंत्र के रूप में रखा है, यानी एक अच्छा शासन का अच्छा रूप नहीं माना है, विकृत रूप माना है। और इसी आधार पर आलोचना की जाती है कि अरस्तु ने राज्य का जो वर्गीकरण किया उसमें वैज्ञानिक विधि को माध्यम नहीं बनाया, उसने लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्यों को महत्व नहीं दिया है और इसीलिए अरस्तु के वर्गीकरण की आलोचना की जाती है। यहाँ आलोचना करने वालों में जो मुख्य स्थान आता है, एक तो है गार्नर का और एक नाम है बाहन का। तो ये बाहन और गार्नर नाम के जो व्यक्ति हैं अरस्तु के विचारों की आलोचना करते हैं। इन्होंने बताया है कि अरस्तु ने वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया, अरस्तु ने एक तरीका से प्रजातंत्र को उचित स्थान नहीं दिया है। अरस्तु का जो वर्गीकरण है आज के राज्यों पर लागू नहीं हो सकता है। अरस्तु के वर्गीकरण में सरकार का वर्गीकरण है, राज्य का कोई वर्गीकरण नहीं है, ऐसा आलोचक कहते हैं। तो इन आलोचनाओं को हमें देखना है कि अरस्तु ने राज्य का जो वर्गीकरण किया है, जो परिवर्तन चक्र दिया है, वो परिवर्तन चक्र भी ऐसा लग रहा है कि त्रुटिपूर्ण है, गलत है। ऐसे कोई परिवर्तन नहीं होते हैं जैसे अरस्तु ने बताए कि एक व्यवस्था के बाद फिर दूसरी, राजतंत्र के बाद एक तरीका से तानाशाही आएगी, फिर अल्पतंत्र आएगा, फिर वर्गतंत्र आएगा, फिर बहुतंत्र आएगा, फिर भीड़ तंत्र आएगा। ऐसे जो परिवर्तन दिया, एक के बाद दूसरी व्यवस्था की बात बताई, स्टेप बाय स्टेप शासन में परिवर्तन की बात बताई, ऐसे परिवर्तन नहीं होते हैं। तो इनको विस्तार से जानेंगे आलोचनाओं में। आलोचना करने वाले जो कह रहे हैं कि अरस्तु का राज्य का जो वर्गीकरण है, शासन का, संविधान का वर्गीकरण है, वो उचित नहीं है, उसमें बहुत सारी कमी है, दोष हैं। तो वो कौन कौन सी है? पहली है सरकारों का वर्गीकरण, जो सरकार का वर्गीकरण किया है, जबकि संविधान का राज्य का वर्गीकरण होना चाहिए था। अरस्तु ने जो वर्गीकरण किया है वो सरकार का किया है, तो राज्य का नहीं है, क्योंकि राज्य का वर्गीकरण होना चाहिए था। सरकार को बांट दिया है कि एक प्रकार से राजतंत्र, कुलीन तंत्र, ऐसे सरकार का वर्गीकरण कर दिया है, राज्य का कोई वर्गीकरण नहीं किया है। तो बहान और गार्नर ये कह रहे हैं कि अरस्तु के वर्गीकरण में राज्य और सरकार में कोई अंतर ही नहीं किया गया है, दोनों को एक ही मान लिया गया है। और ऐसा देखो, आलोचना तो की गई है लेकिन ऐसा होना उचित भी है, क्योंकि अरस्तु एक यथार्थवादी था, व्यवहारवादी विद्वान था और उस समय की यूनान की शासन व्यवस्था से प्रभावित होना स्वाभाविक था। और अरस्तु इसलिए राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं कर रहा है, उसने राज्य और सरकार को एक ही माना है। तो यहाँ आलोचना जो बाहन ने और गार्नर ने की है उसको हम उचित भी नहीं कह सकते, क्योंकि अरस्तु के समय में यूनान में राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं किया जाता था। इसलिए ये आलोचना जो की गई है उसमें आंशिक सत्य है। दूसरी आलोचना यहाँ बनती है कि अरस्तु ने जो वर्गीकरण किया है राज्य का, वो अवैज्ञानिक है और संख्यावाचक वर्गीकरण है। संख्या के आधार पर बांट दिया है, एक व्यक्ति राज करेगा तो राजतंत्र, कुछ लोग करेंगे शासन करेंगे तो वो कुलीन तंत्र हो जाएगा, और बहुत सारे लोग शासन करेंगे तो वो बहुतंत्र कहलाएगा। तो इस तरीका से जो विभाजन है, ऐसा लग रहा है कि ये संख्या का विभाजन है, कोई वैज्ञानिक इसका आधार नहीं है।
विज्ञान की तरह इसको कोई बांटा नहीं गया है। तो यहाँ आलोचना का ये आधार बन जाता है। आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि अरस्तु ने जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र जिसको कहते हैं हम, उस प्रजातंत्र को उचित स्थान नहीं दिया है। जिस प्रजातंत्र के बारे में अमेरिका राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा दी है कि प्रजातंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता है, उस प्रजातंत्र शासन को या प्रजातंत्र जो शासन का रूप है उसको अरस्तु अच्छा नहीं मानता है। उसे वह अच्छा शासन नहीं मान रहा है, विकृत रूप मान रहा है कि एक हुजूमशाही है, भीड़ तंत्र है। इसमें ऐसा नहीं होता है। आज भी हम देख रहे हैं कि प्रजातंत्र जो है सबसे श्रेष्ठ शासन है। यदि प्रजातंत्र श्रेष्ठ शासन, अच्छा शासन नहीं होता तो बहुत सारे देशों में इस प्रजातंत्र को नहीं अपनाया होता। तो इस बात से लग रहा है कि अरस्तु ने जो प्रजातंत्र की जो आलोचना या बुराई की है, अच्छा नहीं माना है, तो वो उचित भी नहीं है। आज प्रजातंत्र को श्रेष्ठ शासन हम मानते हैं। तो प्रजातंत्र को उसने उचित स्थान नहीं दिया है। और ये बात ये भी है कि जो वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं है, क्योंकि जो सरकार जो होती है, सरकार का जो रूप है, जैसे कि आज के युग में हम बात करें कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इस तरीका से सरकार के ये जो अंग हो गए। इसके अलावा सरकार का और भी विभाजन होता है, जैसे एकात्मक शासन है, संघात्मक शासन है, संसदात्मक शासन है, अध्यक्षात्मक शासन है। तो ये शासन के क्या है कि विभिन्न रूप हैं, जिसका कि अरस्तु के वर्गीकरण में कोई भी स्थान नहीं है। अरस्तु ने इसका कोई भी जिक्र नहीं किया है, कोई भी चर्चा इसकी नहीं की है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि अरस्तु का जो वर्गीकरण है वो संख्यात्मक है, वैज्ञानिक नहीं है। आज के युग में जो शासन के जो विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं, जो रूप अभी बताए थे, एकात्मक, संघात्मक, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, जो ये रूप हैं, इनका कोई भी वर्गीकरण में स्थान नहीं है। अरस्तु ने इसको कोई भी स्थान ही नहीं दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि अरस्तु का जो वर्गीकरण है वो आलोचना का पात्र बन गया, वैज्ञानिक है, संख्यावाचक है। प्रजातंत्र को ये उचित स्थान दे ही नहीं रहा है, प्रजातंत्र को अच्छा शासन मान ही नहीं रहा है। अरस्तु विकृत शासन मान रहा है, भीड़तंत्र मान रहा है, प्रजातंत्र को हजूमशाही मान रहा है। जबकि हम देखते हैं कि आज के युग में प्रजातंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है। प्रजातंत्र में ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार होते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता होती है। विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है। प्रजातंत्र में ही जनता को वोट डालने का, चुनाव लड़ने का, शासक और शासित होने का अवसर मिल जाता है, जो कि और शासन व्यवस्थाओं में संभव नहीं है। तो यहाँ प्रजातंत्र की आलोचना करना अरस्तु के द्वारा उचित नहीं है। परिवर्तन चक्र भी त्रुटिपूर्ण माना गया है। आलोचक कह रहे हैं कि अरस्तु का जो परिवर्तन चक्र है वो गलत है, त्रुटिपूर्ण है। ऐसे कोई भी परिवर्तन नहीं होते हैं जैसे अरस्तु बता रहा है। अरस्तु ने एक शासन व्यवस्था के स्थान बाद दूसरी शासन व्यवस्था की जो बात कही है, और जो साइकिल के चक्र की भांति, पहिए की चक्र की भांति जो परिवर्तन की बात बता रहा है, वो परिवर्तन वर्तमान समय में उचित नहीं लग रहा है। कि ऐसे कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, इसके कोई तरह साक्ष्य भी नहीं है कि जैसे भीड़तंत्र किसमें राजतंत्र में बदल जाएगा, और राजतंत्र एक तरीका से ट्रेनिंग में बदल जाएगा, और जो आततायी तंत्र है वो एक तरीका से कुलीन तंत्र में बदल जाएगा। ऐसे कोई भी प्रमाण नहीं है। तो यहाँ आलोचना ये भी बनती है कि परिवर्तन चक्र कैसा है, गलत है, त्रुटिपूर्ण है। और एक बात और भी है कि वर्तमान राज्यों पर लागू नहीं है। वर्तमान समय के राज्यों पर इसको हम लागू नहीं कर सकते हैं। वर्तमान समय में इसको लागू इसलिए नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान समय में हम लोकतंत्र को अच्छा मान रहे हैं। वर्तमान समय में हम लोकतंत्र के जो दो रूप देख रहे हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये जो लोकतंत्र के जो रूप हैं, इनका अरस्तु ने कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं किया है। तो वर्तमान समय के राज्यों पर इसको लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय यूनान में बहुत कम जनसंख्या थी और छोटे छोटे नगर राज्य थे, और उस समय ये परिवर्तन चक्र ठीक हो सकता था, और इस तरीका की बात अरस्तु के द्वारा करना ठीक भी था। लेकिन आज के युग में हम इस वर्गीकरण को लागू भी करें तो मान्य नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि आज के युग में जनसंख्या करोड़ों में होती है।
अरबों में होती है, एक राज्य की जनसंख्या अरबों खरबों में होती है। तो ऐसी स्थिति में अरस्तु के वर्गीकरण को लागू करना उचित नहीं है, यथार्थ में उचित नहीं है। तो यहाँ कुछ आलोचनाएं हुई, एक बार और सुने कि जो परिवर्तन किया वो अवैज्ञानिक है, संख्यावाचक है, सरकारों का वर्गीकरण है, राज्य का नहीं है, प्रजातंत्र को उचित स्थान नहीं है, परिवर्तन चक्र त्रुटिपूर्ण है और वर्तमान राज्यों पर इसे हम लागू नहीं कर सकते हैं। तो ये आलोचना है, लेकिन इसका कुछ महत्व भी हम देख लेते हैं कि आज के युग में मान्य नहीं है अरस्तु के जो वर्गीकरण की बात आ रही है, लेकिन इसका अपना कुछ महत्व भी है। वो इसलिए है कि आज जो मैकियावली हुआ, जो आज विभिन्न विद्वानों ने जो राज्य को बांटा है, वर्गीकरण किया है, वो वर्गीकरण बहुत कुछ अरस्तु के विचारों पर आधारित है। और क्योंकि अरस्तु ने ही जो शासन के जो 3 रूप है वो बता दिए थे, असेंबली है, जुडिशरी है और मजिस्ट्रेटी है, जिनको आज हम ये कहते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जिनको आज हम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका कह रहे हैं, वो बहुत कुछ अरस्तु ने अपने असेंबली, मजिस्ट्रेटी और जुडिशरी में बता दिए थे। तो आज राज्यों के वर्गीकरण में अरस्तु की आलोचना जरूर हुई है, लेकिन उसका महत्व बना हुआ है। एक तो महत्व इसलिए बना हुआ है कि उस समय की शासन व्यवस्था को देख करके अरस्तु ने वर्गीकरण किया, जो कि उचित है। आज के समय मान्य है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अरस्तु का वर्गीकरण उस समय की व्यवस्था को देख करके किया गया, इसलिए अरस्तु के वर्गीकरण की आलोचना की गई है। लेकिन इसका फिर भी राजनीतिक व्यवस्था में महत्व देखने को मिलता है। तो यहाँ आपने अरस्तु के वर्गीकरण को जाना और उसकी आलोचना को जाना, तो ये पूरा हुआ है यहाँ पर अरस्तु की विचारधारा पर।